ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहला वर्ड हमारे लिए क्या आ रहा है, क्रोमोसोम। यहाँ पे तो क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर सेल साइकिल देखेंगे, फिर सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, उसको फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस तरह की पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को याद रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है, दे आर हाईली कोइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो क्या है, नॉर्मली जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गई, इस सेल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन्स जो होते हैं बहुत पतले पतले धागे में ऐसे ऐसे रेशे में फैले होते हैं। ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन के वक्त क्या होगा, सेल डिवीजन के वक्त क्या होगा कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस्ड हो जाएंगे। तो ये कैसा होगा, रिबन लाइक हो जाएगा। ठीक है, ये रिबन लाइक एकदम फोल्ड फॉर्म में। तो ये रिबन, तो ये क्या है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स को याद रखना क्या है डेफिनेशन, तो क्रोमोसोम्स आर रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये दिमाग में थोड़ा रिबन आना चाहिए, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स that are formed by condensation of chromatin fibers। chromatin fibers जो होते हैं उनको वो आपस में कंडेंस हो जाते हैं, इसके बाद वो क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाएंगे। तो डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ डीएनए हो गया। तो डीएनए जब होता है, डीएनए तो ऐसे फैला हुआ है पूरा डीएनए जो है न्यूक्लियस में। ठीक है, यहाँ पे जो पूरा फैला हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि जब उसको हम डिस्क्रीट यूनिट्स, एक इंडिविजुअल यूनिट्स में जब उनको डिवाइड किए तो वो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। जब वो कंडेंस हो गया तो इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, ये हो गए क्रोमोसोम्स। नाउ आते हैं, अभी हम बात की क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फिर आएगा कि व्हाट इज क्रोमैटिन। तो देखो एग्जाम में कुछ भी आए, क्रोमैटिन को आप एक डायग्राम बनाइए कि देखो, पहली बार तो डायग्राम पे फोकस बहुत कीजिए, क्योंकि एक का डायग्राम दूसरे के डायग्राम में बहुत आराम से घुसाया जा सकता है, बस अगर आपको मालूम है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन को आप याद रखना है कि क्रोमैटिन जो है वो किससे बनता है, डीएनए से बनता है और हिस्टोन से बनता है। तो डीएनए कितना परसेंट होगा, हिस्टोन कितना परसेंट होगा। देखो डीएनए क्या है, डीएनए 4 होते हैं, डी देखो डी लेटर क्या होता है, फोर्थ लेटर होगा। तो डीएनए को हमने इसने क्या बोल दिया, 40% दे दिया। और हिस्टोन क्या है, हिस्टोन से आप छक्का मारते हो तो 60% हो गया, छक्का मारते हो तो 60% हो गया। तो इस तरह याद रख सकते हो, डीएनए कितना हो गया 40%, हिस्टोन कितना हो गया 60%। ठीक है, अब आते हैं डीएनए। और डीएनए बनता किससे है, डीएनए 3 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या क्या, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। ये क्या बता रहे हैं सर, याद करने का तरीका है, याद कर लीजिए, ये ऑर्डर में है। ठीक है, सबसे सेंटर में क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, बेस होगा, बेस किससे अटैच्ड होगा, शुगर से अटैच्ड होगा। और किनारे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। अगर आपको इतना याद है बीएसपी, अगर कोई भी पूछे आपसे, कोई भी अगर आप पूछे सेल जो कोई भी पूछे डीएनए क्या है, डीएनए किससे बनता है। ठीक है, डीएनए किससे बनता है, तो डीएनए किससे बनता है, बीएसपी से बनता है। बीएसपी में क्या हो गया, सबसे सेंटर में बेस हो गया, फिर शुगर हो गया, फिर फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसलिए बेस क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस होगा। क्यों, उसमें नाइट्रोजन होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, नाइट्रोजन से बना हुआ बेस, नाइट्रोजनस बेस बोल दिए। शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, तो ये बीएसपी हो गया। ठीक है, अब याद रखो कि जिस तरह एक सीढ़ी जो है, सीढ़ी कैसे बनती है, ये किनारे के डंडे हो गए और बीच में इसको रंग्स बोलते हैं, ये आपस में क्या है, ये जोड़ देता है। तो ये रंग्स जो बीच जोड़ने वाली जो चीज है, ये कौन बना रहा है, ये बेस बना रहा है। अरे ऑब्वियसली जब सीढ़ी पे चढ़ते हो तो ये भी क्या होता है, बेस ही होता है, तो वो भी बेस बना रहा है। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया। फिर शुगर आ जाएगा और फिर उससे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। बहुत सिंपल। ठीक है, बेस की याद रखो। अब आते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, देखो बस शॉर्ट नोट्स इसी पर याद रखना है आपको, बहुत इजी है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस को कैसे हमें याद रखना है,
AGCT, नाइट्रोजनस बेस क्या हो गया, AGCT, एडिनाइन ग्वाइनिन साइटोसाइन थाइमिन, ठीक है, एडिनाइन ग्वाइनिन साइटोसिन थाइमिन, ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख लो या तो बना लिख देते हैं, एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो AGCT, ठीक है, AGCT एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, बस ये चार याद रखने हैं आपको, ये नाइट्रोजनस बेस हो गए। अब आपको याद रखना है नाइट्रोजनस बेस भी ये चार है, लेकिन दो प्यूरिन्स हैं, दो पिरामिडीन्स हैं, प्यूरिन्स छोटा है तो पहले याद कर लेंगे, पिरामिडीन्स बड़ा है तो बाद में याद कर लेंगे, ठीक है, प्यूरिन्स पिरामिडीन्स, प्यूरिन्स पिरामिडीन्स, AGCT पहले के दो AG प्यूरिन्स हो गए, CT क्या हो गया, बाद के दो हो गए वो पिरामिडीन्स हो गए, ठीक है, तो एडेनाइन ग्वाइनिन साइटोसिन थाइमिन, तो ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। अब देखो जो प्यूरिन है वो कौन से एडिनाइन ग्वाइनिन हो गया, पिरामिडीन्स कौन से, साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल हो गया। अब आपको याद रखना है जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होगा, थाइमिन होता है, और आरएनए में क्या होगा, आरएनए में ये थाइमिन हटा दो, उसकी जगह पे क्या होगा, यूरेसिल होगा, ठीक है, ये याद रह जाएगा। फिर से याद रखो प्यूरिन्स कौन से हैं, दो हैं AG, पिरामिडीन्स कौन से हैं, CT, ठीक है, लेकिन जब हम पिरामिडीन्स की बात करते हैं तो डीएनए में एक T है और आरएनए में एक यू है, आरएनए में क्या है, यूरेसिल है, और डीएनए में क्या है, थाइमिन है। हिस्टोन क्या होता है ना, हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन इज लाइक, ठीक है, हिस्टोन, अभी हिस्टोन, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे क्रोमेटिन की, तो हमने ये डीएनए की बात कर ली, अब ये हिस्टोन के बारे में बात कर लेते हैं, सब कुछ है यहाँ पे लिंक, ठीक है। अब हिस्टोन हो गया ना, हिस्टोन क्या है, नाम में ही आ रहा है, स्टोन से बना देते हैं, एक बड़ा स्टोन, फुटबॉल जितना बड़ा, ठीक है, फुटबॉल में जितना बड़ा है, जिसमें एक रस्सी है, मोटी रस्सी जो होती है आपने देखी होगी, वो 50-50 किलो वाली रस्सी जो मोटी मोटी आती है, तो उसी के अराउंड एक रस्सी मोड़ दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हिस्टोन के अराउंड वो आपकी रस्सी हो गई, ठीक है, तो उसे हम हिस्टोन क्या है बेसिकली, एक ये स्टोन है जिसके अराउंड आप डीएनए को लपेट रहे हैं, डीएनए के अराउंड लपेटा जाएगा। देखो डीएनए डीएनए क्या है, धागा है, धागा को अगर ऐसे छोड़ दोगे तो उलझ जाएगा ना, तो उसको उलझे ना, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए स्टोन है, स्टोन के ऊपर क्या है, हमने डीएनए को लपेट दिया। फिर हम आते हैं न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स हम किसको बोलेंगे, देखो एक ये नाम में ही आ रहा है ना, न्यूक्लियस, कुछ न्यूक्लियस का पार्ट है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो इसमें क्या क्या होगा, हिस्टोन हो जाएगा प्लस डीएनए हो जाएगा। अब हम आते हैं कौन से, किसने क्या डिस्कवरी की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो चीज हम आपसे वो आपको याद करा देते हैं। क्रोमोसोम्स का क्या होगा, वॉल्टर फ्लेमिंग। तो क्रोमोसोम्स में क्या आ रहा है, क्रोमोसोम्स में क्रोम आ रहा है, कलर आ रहा है। अब कलर का क्या होगा, कलर कहाँ करते हो, वॉल में कलर करते हो ना, कलरिंग कहाँ पे होती है, वॉल में कलर किया करते हो ना, अब हर दिवाली में आपके घर की कलरिंग होती होगी, तो उसको क्या हुआ, तो क्रोमोसोम्स हो गए, क्रोमोसोम्स, वॉल्टर फ्लेमिंग। शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ना, शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अपने बॉडी शेप्स के लिए कौन ज्यादा, लड़का की लड़की, अपनी बॉडी शेप्स के लिए कौन ज्यादा अवेयर रहता है, लड़का की लड़की। ऑब्वियसली आप देखेंगे लड़कियों में ज्यादा अवेयरनेस होती है बॉडी शेप्स के लिए। तो रोजालिंड फ्रैंक जो है, रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है, उसने क्या बनाया बताया, शेप ऑफ डीएनए। तो रोजा नाम है ना, रोजा गर्ल नाम है, तो रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है, उन्होंने शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हुआ। फिर इसका डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल में क्या आ रहा है, दो लोग आ रहे हैं, ठीक है, डबल हेलिकल में दो डबल आ रहा है ना, तो कौन आ जाएगा, दो लोग आ रहे हैं, तो दो लोगों को बताने के लिए भी चाहिए ना, तो वाटसन और क्रिक हो गया। इस तरीके से याद रख सकते हो, अगर आपका उसको बेटर वे याद करने का, ऑब्वियसली आप याद रखो, और कमेंट सेक्शन में बताना तो बताइए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किसकी बात की, क्रोमोसोम्स की बात की ना, क्रोमोसोम्स पे अब आते हैं डायरेक्ट हम किस पे, क्रोमैटिड्स पे। व्हाट इज ये क्रोमोसोम्स हो गया, तो क्रोमोसोम्स में ये एक क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम्स का जो है,
एक पार्ट जो है हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्रोमेटिड बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक क्रोमेटिड हो गया। और जो दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स जब हो जाएंगे तो उनसे क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको बेटर में क्या है, ये क्या है, क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है ना, ये क्रोमेटिड्स हो गए एक क्रोमोसोम्स के। मतलब जब अकेला इकलौता जब क्रोमोसोम्स को जब उसके ब्रांच से उसको बीच में से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, वन वर्टिकल हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड इज वन वर्टिकल आर्म ऑफ वन वर्टिकल हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स में क्या होगा कि ये जो वर्टिकल हाफ है, वन वर्टिकल हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स जो हो गए वो आपका क्या हो गया, क्रोमेटिड हो गया, ठीक है। टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स जो होंगे वो क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएगा। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या, पहले तो सेंट्रोमियर होते कहाँ है, सेंट्रोमियर नाम में ये सेंट्रल में होगा कहीं, तो ये हो गया आपका सेंटर, ये जहाँ पे मैं ब्लू डॉट से दिखा रहा हूँ क्या हो गया आपका सेंट्रोमियर हो गया। तो सेंट्रोमियर का काम क्या है, सेंट्रोमियर देखो भी काम क्या होगा, अटैच क्रोमोसोम्स विद स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो कैसे होगा, अभी स्पिंडल फाइबर जा रहा है, ये स्पिंडल फाइबर जा रहा है, तो ये स्पिंडल फाइबर से अटैच करेगा, जब स्पिंडल फाइबर से अटैच करेगा तो यही सेंट्रोमियर्स की मदद से तो क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच हो रहे हैं, तो इसलिए एक फंक्शन ये हो गया। अब क्या होगा कि जब डिविजल जब एनाफेज स्टेज में हम आते हैं, एनाफेज स्टेज क्या है अभी आगे देखेंगे क्या है। एनाफेज स्टेज में क्या होगा कि जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स ये जो दोनों हैं, ये जब दोनों अलग अलग हो जाएंगी, जब अलग 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 हो जाएंगी तो कहाँ से डिवाइड करेंगी, कहाँ से टूटेंगी, तो ये सेंट्रोमियर से टूटेंगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, व्हाट इज जीन्स। जीन्स आर सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जीन्स क्या है, जीन्स आर सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम। ये मान लो ये आपका क्रोमोसोम है, जीन्स क्या है, सीक्वेंसेस ऑफ nucleotides on a chromosomes that encode particular proteins which are expressed in the form of some particular feature of the body, ठीक है। सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं ऑन अ क्रोमोसोम्स। जब आप क्रोमोसोम को और जूम कर जाओगे तो उसमें वहां पे क्या मिलेंगे आपको, सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं। मतलब जिस तरह आप खाना खाते हो तो क्या प्रोटीन खाते हो, वैसे हमारे सेल के अंदर भी प्रोटीन न्यूक्लियस बना रहा है, तो प्रोटीन्स जो है वो बनाएगा, तो sequences of nucleotides on a chromosome होंगे that encode particular proteins which are expressed in the form of some particular feature of the body, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इतना रखना पड़ेगा कि सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम्स है जो कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इतना याद रख लो, इतना एग्जाम में लिख के आना काफी है। अब हम आते हैं सेल साइकिल। नो सेल साइकिल का क्या है, हम सेल साइकिल करते ही क्यों, सेल साइकिल में क्या होता है, इट इज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। मतलब ये हुआ, ये आपका सेल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये डीएनए मटेरियल है, ठीक है, सेल है आपका डीएनए मटेरियल है। तो वो कह रहा है कि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ये डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मटेरियल हो गया। तो सेल पहले तो बता रहा हूँ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मटेरियल, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो गया, अब सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ सेल टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। और फिर सब्सिक्वेंट क्या होगा, सब्सिक्वेंट डिवीजन होगा ये टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, ठीक। तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड सब्सिक्वेंट डिवीजन टू सेल ऑफ सेल टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, दिस इज नोन एज सेल साइकिल। नो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होती हैं वो देख लेते हैं। सेल साइकिल में सबसे पहले कौन सा होगा, G1 स्टेज होता है, एस होता है G2 स्टेज, तो इसका सेल डिवीजन होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये G1 एस और G2 फेज है, किस फेज में आते हैं, इनको बोलते हैं, दो फेज के बीच को हम क्या बोलेंगे, अरे इंटर फेज बोलेंगे। मान लो एक डिवीजन ये हो रहा है, एक डिवीजन ये हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलते हैं ना, तो इंटरफेज बोल दिया। ये एक फेज है, एक ये फेज है सेल डिवीजन का, दोनों के फेज के बीच में क्या होगा, इंटरफेज। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाते हैं।
ये सेल डिवीजन, ये फेजेस ऑफ सेल डिवीजन है, ठीक है। इनके बीच बीच में जो फेज होगा हम उसको क्या बोल देंगे, इंटरफेज बोल देंगे। इंटरफेज में क्या है, तैयारी चल रही सेल डिवीजन की, ठीक है। तो सेल साइकिल में हम याद रखते हैं इंटरफेज। ना इंटरफेज में भी 3 फेजेस में उनको डिवाइड किया गया है। बस नाम याद रखिए, किताब में मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको रिवाइज कर पाना उतना जल्दी आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा, ठीक है। तो सेल साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले हम इंटरफेज में आते हैं। तो जीवन फेज, जीवन में क्या है, जीवन है, जीना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जीवन फेज हो गया। अभी याद रखना है जीवन के बाद क्या होगा, एस फेज आएगा और फिर G2 फेज आएगा, ठीक है। अभी याद रखो एस इज फॉर डीएनए सिंथेसिस, बस। जीवन फेज जीवन है, ये जीवन हो गया, ये G2 हो गया, G2 फेज। बीच में क्या आ गया, एस फेज। एस फेज क्या है, सिंथेसिस है। सिंथेसिस क्या हो रहा है यहाँ का, डीएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ठीक है, जब एस फेज है उसमें डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, और जो उसके पहले वाले हैं G2 फेज, G2 फेज, उसके बाद वाले G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। देखो G2 में क्या आ रहा है, 2 लोग आ रहे हैं ना, 2 है, तो 2 में 2 चीज बनेगी, क्या क्या, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली आपको मालूम ही है, इसको हम क्या बोल दिए, एम फेज। तो ये हो गया आपका सेल साइकिल। अब आते हैं नेक्स्ट सेल डिवीजन पे। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, क्या क्या, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉइड सेल होती है। मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। अभी ये क्या डिप्लॉइड हैप्लॉइड बता रहे हैं आप, आज तक नहीं सुना, सुनिए। देखो माइटोसिस में क्या होगा, इतना याद रखो, माइट में क्या है, माइटोसिस में माइटी है। माइटोसिस में क्या है, माइटी है। माइटी मतलब कुछ बहुत बड़ा हो गया ना, इतना तो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा हो गया, इंग्लिश लिटरेचर में। माइटी मतलब बहुत बड़ा। तो सबसे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है, डिप्लॉयड हो सकता है, डबल हो सकता है, ठीक है, डिप्लॉयड हो सकता है। और मियोसिस मतलब मियाओ, समथिंग दैट इज डिपिंग डाउन, ठीक ना। बिल्ली है, बिल्ली क्या करती है, मियाओ करती है, वो क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया, आधा हो जाती है। तो ये आधा कहाँ होगा, देखो आधा वहां किया जाएगा जहां पे बॉडी को क्रोमोसोम्स नंबर अपने कम करने हैं, ताकि जब वो फीमेल मेल और फीमेल जो गैमीट्स आपस में मिले तो वो नॉर्मल ह्यूमन का हो जाए। एक ये भी तो प्रोसेस रखना है। तो ये मियोसिस होता है उसमें, ठीक है। माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, सेम नॉर्मल ह्यूमन को, सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रहेगा, लेकिन मियोसिस में क्या होगा, मियाओ, सब कुछ डिप डाउन करेगा, क्रोमोसोम नंबर आधे। अब आते हैं, तो माइटोसिस ही है। माइटोसिस में 2 फेजेस होते हैं, क्या क्या, कैरियो, माइटोसिस में सेम क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, दोनों 2 जिसमें फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में हम कैसे याद रखेंगे, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में हम क्या याद रखेंगे, पी मैट हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हमें क्या याद रखना है, कैरियो, देखो आगे हमको क्या याद रखना है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में 2-4 फेजेस होते हैं, क्या, पी मैट याद रखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो प्रो क्या है, प्रो मतलब सबसे पहला फेज होगा, मेटा वहां पे बीच में एकदम आ जाएगा क्रोमोसोम, एनाफेज में अलग हो जाएगा, टीलोफेज में सबसे आखिरी फेज होगा। तो चलिए पहले जानते हैं प्रोफेज। ये याद रखो, जो नॉर्मल सेल है वो प्रोफेज में पहले जाएगा और टीलोफेज सबसे आखिरी में होगा। बीच में कौन कौन से हो गए, मेटाफेज, एनाफेज। फिर से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रोफेज। नाउ प्रोफेज में कैसा होगा, शॉर्ट और थिक क्रोमोसोम्स, शॉर्ट और थिक क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोसोम्स होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रियोल जो है वो कहाँ अपोजिट पोल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। पोल पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोलर हम लोग अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ में नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने पढ़ा होगा। उसी तरीके से हम सेल को जब बनाते हैं तो उसमें जो जो एकदम फार्दर एंड जो सबसे छोटी वाला रीजन है, जो सबसे कोने वाला रीजन है, वो क्या हो गया, पोल पोलर रीजन हो गए। तो सेंट्रियोल क्या होंगे, सेंट्रियोल यहाँ पे आके पोलर पोजीशन ऑक्युपाई करने लगेंगे। ई सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय रेडिएटिंग रेज एंड इज टर्म्ड एज एस्टर्स, ठीक है। सेंट्रियोल जो है उससे क्या निकलेंगे, एस्टर्स निकलेंगे। जो फाइबर्स बिटवीन सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या होंगे, फाइबर्स बिटवीन सेंट्रियोल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स बिटवीन सेंट्रियोल्स क्या होंगे, वो स्पिंडल फाइबर्स होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर जाता है। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट अपीयरिंग मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम यहाँ पे डुप्लीकेट होकर पड़ा हुआ है
वो कहाँ पे आएगा, वो इक्वेटर ऑफ जो सेल है वहां पर आता जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद करें, आपने तो बता दिया, इन्फॉर्मेशन साल भर से सुन रहे हैं, वो याद कैसे रहेगी, कुछ नया बताइए। तो नया ये है कि आप ये देखिए, आप एनुअल डे की फंक्शन की तैयारी होती है, एनुअल डे की फंक्शन की जो तैयारी होती है, तो आप ये देखिए कि जो बच्चे पहले तो क्या होता है, दरवाजा खोला जाता है, जब दरवाजा खोला जाता है तो क्या हुआ, दरवाजे खुल गए तो क्या हो गया, तो डोर्स क्या शो करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब डिसअपियर हो रहा है, जितने भी मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है वो सब डिसअपियर होंगे, जितने भी क्यों सब बाकी अंदर आ जाओ, सब अंदर आ जाओ, वो वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद होगा क्या कि बच्चे क्या होते हैं, तरह तरह के कलरफुल कपड़े पहनते हैं, जब आप एनुअल डे आता है तो जब कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो क्या हो गया, वो अच्छा अपीयर करना चाह रहे हैं, अच्छा दिखना चाह रहे हैं, कलरफुल है तो क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स क्रोमो वर्ड आ रहा है, क्रोम वर्ड मतलब क्या हो गया, कलरफुल हो गया। फिर उसके बाद हमें याद रखना है कि जो है टीचर्स हैं यहाँ पे, ये टीचर्स क्या है, टीचर सेंट्रियोल शो करते हैं। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेंट्रियोल का काम होता है कि एनुअल डे के दिन बच्चे जो है स्टेज पर ऑर्डरली आए, ऑर्डरली उतर जाए, तो ये काम कौन देखेगा, सेंट्रियोल देख रही है हमारे सेल के अंदर, वहीं पे टीचर्स देख रहे हैं। चलो वन टू वन एनालॉजी है, अगर आपको ऐसे याद है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप ये चीज अगर पिक्चर याद रह जाएगी तो एग्जाम में अगर 4 में से भी 3 पॉइंट आगे याद आ गया तो आपका काम बन गया ना। और एनुअल डे के दिन याद रखें बच्चे कहाँ पे मूव करते हैं, स्टेज पर मूव करते हैं, उनको स्टेज पर मूव करने के लिए जगह चाहिए, तो कहाँ पे स्टेज क्या शो कर रहा है, स्टेज स्पिंडल फाइबर शो कर रहा है। जिस तरह की क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं स्टेज पर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स पे मूव करते हैं। तो जिस तरह स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि जैसे अब एनुअल डे होता है, एनुअल डे पे क्या होता है, बच्चे कहाँ मूव कर रहे हैं, जो एनुअल डे होता है बच्चे उसमें कहाँ मूव कर रहे हैं, वो स्टेज जो बच्चे एनुअल डे होता है बच्चे कहाँ मूव कर रहे हैं, एनुअल डे पर स्टेज पर मूव कर रहे हैं। जिस तरह क्रोमोसोम्स जो है स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से मूव करता है, तो स्टेज को हम मान लें कि एनालॉगस टू व्हाट, स्टेज क्या है, स्टेज एक स्पिंडल फाइबर की तरह है, ठीक है। तो स्टेज क्या है, स्पिंडल फाइबर की तरह है, ये इतना याद रह जाएगा। तो ये प्रोफेज हो गया। प्रोफेज में हमने फिर से मोटा मोटी देख लीजिए, प्रोफेज में क्या है, शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होंगे, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोसोम्स होगा। सेंट्रोसोम्स क्या होता है, सेंट्रोसोम्स यहाँ पोल पे होते हैं, अगर एक डिटेल क्लास होती है मैं पूरा अच्छे से समझाता, लेकिन ये शॉर्ट रिवीजन क्लास है तो यहाँ पे थोड़ा स्किप करना पड़ेगा। फिर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, सेंट्रियोल कहाँ पे होंगे, अपोजिट पोल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। फिर फाइबर्स बिटवीन सेंट्रियोल्स जो है वो बनेंगे स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या शो कर रहा है इस पिक्चर निमोनिक में, वो स्टेज शो कर रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाएगा, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल, ठीक है। अब मेटाफेज में आते हैं, मेटाफेज में क्या होगा, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ईच क्रोमोसोम्स गेट अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स बाय इट्स सेंट्रोमियर। मतलब क्या हुआ इसका, मेटाफेज क्या है, मेटाफेज में बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्रोमोसोम्स कहाँ पे अटैच है, क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटोरियल प्लेन में अटैच होंगे। इक्वेटोरियल प्लेन कहाँ होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, इक्वेटर कहाँ होता था, इक्वेटर यहाँ बीच में होता था ना, तो वही इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, सारे क्रोमोसोम्स जो है वाकई अटैच्ड हैं, वो कैसे अटैच्ड हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उससे अटैच्ड है। लेकिन स्पिंडल फाइबर से कौन अटैच्ड है, सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स देख रहे हैं वो दोनों में आपस में जो बीच में जो ये बटन की तरह होगा वो क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। एनाफेज क्या होता है, एनाफेज में होगा कि सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमेट, अच्छा ठीक है। मेटाफेज, मेटाफेज को याद कैसे रखना, मेटाफेज को याद कैसे रख सकते हैं, ये देखिए ये मेटाफेज है। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे क्या है, जनरली होता क्या है, पूरा प्रोग्राम जब होने को बीच में होता है तो बच्चों क्या होता है, फोटो खींचते हैं, फोटो कहाँ खींचते हैं, फोटो एकदम बीच में स्टेज में आके खींचते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो बीच में आ गए हैं और मैडम क्या है किनारे खड़ी है, ठीक है, सेंट्रियोल अगल बगल हो गए। उसके बाद ईच क्रोमोसोम से अटैच टू स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमियर। उसके बाद आगे चलते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर अटैचिंग द ट्रू क्रोमेटिड्स डिवाइड्स, जो सेंट्रोमियर है यहाँ से यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा। एनाफेज में सेंट्रोमियर जो है बीच में जो अटैच करेगा वो वहां से डिवाइड कर जाएगा। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो ये क्या होगा, अब यहाँ से ये अलग अलग पोल्स में चला जाएगा। तो ड्राइंग एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, स्पिंडल फाइबर्स परफॉर्म करेगा, ठीक है। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज आखिरी वाला फेज है, तो इसमें क्या होगा, जो प्रोफेज में हो रहा है उसका उल्टा वाले क्या जाए वही आपका टीलोफेज हो गया, ठीक है। ईट नाउ डॉटर क्रोमोसोम्स लेंथेन्स, वहां पे क्या हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, लंबा हो रहा, थिनर हो रहा होगा, टर्न्स इनटू नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड, उल्टा हो रहा है प्रोफेज का जो भी था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, वापस दरवाजे आ गए, ठीक है।
ये ठीक उस तरीके से है जिस तरह आप एनुअल डे में सब कुछ उल्टा कर रहे हो। एनुअल डे में क्या कर रहे हो, दरवाजा बंद कर दोगे तो मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर कर गया। बच्चे जो है वो अब क्या हो रहा है, कलरफुल कपड़े में नहीं है, अब कलरफुल अब सादे कपड़े में है, तो क्या हो गया, वो वापस लेंदी क्रोमोसोम्स, लेंदी डीएनए बन रहा है, क्रोमोसोम्स जो है वापस क्रोमेटिन फाइबर में बदल रहा है, ठीक है। ऑल द सेंटर ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द टेलोफेज अ फरो अपीयर्स इन द सेल मेम्ब्रेन इन द मिडिल व्हिच डीपन्स एंड फाइनली splits the cytoplasm into the two, thus producing two new cells। मतलब क्या होगा कि टीलोफेज के एंड में, तो अब तक हमने प्रोफेज के बारे में जान लिया। अब हम प्रोफेज को डायग्रामेटिकली एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी चांसेस हैं कि आपको डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपको फिर आसानी रहेगी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लाइव वो करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, नॉर्मल सेल्स कैसे दिखते हैं। नॉर्मल सेल्स आपको दिखते हैं कैसे हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस पूरा होगा, न्यूक्लियोलस होगा, यहाँ पर क्रोमैटिन थ्रेड्स होंगी, साइटोप्लाज्म आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा है। और सिर्फ ऐसा एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में भी होगा। प्लांट सेल में लेकिन एक और खास बात है, क्या डिफरेंस रहेगा, उसमें एक सेल वॉल रहेगी। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज के बारे में हमने आपको बताया था ना कि एनुअल डे की हम कैसे तैयारी करते हैं, वैसे ही यह हम यहाँ प्रोफेज में की तैयारी करेंगे। प्रोफेज में वो चीज होंगी जो एनुअल डे की तैयारी में हम करते हैं। क्या क्या होता है, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम रंग बिरंगे कपड़े, जैसे बताया था वैसा एकदम वो जो चीज मैंने आपको पिक्चर निमोनिक्स में बताई है, वही चीज आपको यहाँ पे मैं बस डायग्रामेटिकली आपको शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीज इंटररिलेट हो जाए। यहाँ पे देखिए एस्टर होते हैं, एस्टर क्या निकालते हैं, माइक्रो रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो निकलते हैं। सेंट्रियोल्स हो गए, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स जो हैं वो मूविंग अपार्ट, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच पाए, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमोसोम्स में क्या होगा, क्रोमोसोम्स में नीचे बीच में क्या होता है, जहां पे वो बटन की तरह एक जुड़ा नहीं होता, तो वो कौन सा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। और वही सेम चीज हम यहाँ पे प्लांट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्रोमैटिड्स यहाँ क्या है, क्रोमैटिड्स यहाँ पे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को हम क्रोमैटिड्स बोल दे रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में वही चीज होता है जो हमने एनुअल डे में पूरा पढ़ा था ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएंगी, तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर गई। फिर उसके बाद स्पिंडल्स बनेंगे, तो स्पिंडल्स यहाँ पूरा देखिए बन रहे हैं ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया है, ये पूरे स्पिंडल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस शेप्ड क्या है, क्रोमोसोम्स हैं जो कि स्पिंडल से कैसे अटैच्ड हैं, अपने सेंट्रोमियर, अपना जो उसका बटन है उससे वो अटैच्ड है, ठीक है। तो हम ये आ गए लेट प्रोफेज में। अब आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करेंगे। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, अरे इक्वेटर तो पढ़ा होगा, ज्योग्राफी 6th 7th 8th में तो पढ़ी होगी, वहां पे क्या होता है, इक्वेटर यहाँ बीच में सेंटर में होता है ना। तो वही मेटाफेज में क्या हुआ, सब बीच में आ गए, एकदम बीचों बीच आके फोटो खिंचाने लगे, तो क्या हो गया, मेटाफेज हो गया। मेटाफेज में और कुछ नहीं है, बहुत ही शॉर्ट फेज है। और यहाँ पे होता क्या है, बस सब फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, सब बीच में एक साथ एक लाइन में अलाइंड हो जाएंगे और फिर आपको वहां पे फोटो खिंचवाना है। और अगल बगल क्या होंगे, सेंट्रियोल्स होंगे, वही तो रोक के रखे हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ रुकने वाले हैं फोटो खींचने के लिए। फोटो खींचना अगर बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा, जब तक कोई टीचर नहीं होंगे तब तक कहाँ कोई रुकेगा। वैसे ही यहाँ पर भी है कि दोनों एंड में सेंट्रियोल्स जो हैं वो रोक के रखी हैं यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स मेटाफेज में कहाँ होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करेगा। फिर अब हम आते हैं अर्ली एनाफेज में। अर्ली एनाफेज में क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये बीच में से यहाँ पे मेटाफेज में से अलग हो जाएंगी, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। ये देखो, एक इधर गया, एक इधर गया, ये गया, एक क्रोमोसोम से ये दोनों अलग अलग स्प्लिट होके अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अरे स्पिंडल सेंट्रोमियर कहाँ अटैच्ड है, जो बटन थी वो कहाँ अटैच थी, वो स्पिंडल से अटैच थी। अब स्पिंडल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेंट्रोमियर भी अपने साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट करके अपने जिस पोल पे जो सेंट्रियोल होगा उस पोल पे उसको खींच के ले जाएगा। लेट एनाफेज होगा, लेट एनाफेज में क्या होगा, फरो होगा। फरो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में डेवलप होता है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ फरोइंग हो रही है।
तो जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या मिलेगा, फरोइंग मिलती है। ये हमने आपको, ये भी आप डिफरेंस में देखा होगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में जब डिवीजन होता है माइटोसिस में, तो उसमें क्या होता है, फरोइंग होती है। तो यही चीज वहां पे हमको देखने को मिल रही है, फरोइंग मिल रहा है। और फिर डॉटर क्रोमेटिड्स यहाँ मिली गई हैं। फिर उसके एंड में आ जाए टीलो। टीलो मतलब क्या होता है, टीलो मतलब आखिरी वाला हो गया। तो जो जो प्रोफेज में, देखो टीलो फेज का कुछ नहीं याद रखना, जो जो आप प्रोफेज में पढ़े हो उसी का उल्टा लिख के आ जाना है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर कर जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स वापस क्रोमैटिन बन जाएंगे। जितना याद आ जाए उतना लिख के आ जाइएगा, ठीक है। टीलोफेज में आप कुछ नहीं याद रखना, बस प्रोफेज का उल्टा याद कर देना है। फिर उसका साइटोकाइनेसिस बिगिन हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, सेल प्लेट फॉर्म होगा। अब सेल प्लेट किस में मिलता है, सेल प्लेट अगर देखो याद करने में दिक्कत होती है कि सेल प्लेट किस में होगा, प्लांट में होगा, एनिमल में होगा। खाना किस में खाते हो अपने, साग भाजी सब जो सब्जी खाते हो किस में खाते हो, प्लेट में खाते हो ना। तो सेल प्लेट किस में मिलेगा, प्लांट में मिलेगा। तो सेल प्लेट क्या हो गया, प्लांट सेल में। नाउ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो वो कैसे वो डिफरेंस में आएगा। एनिमल सेल में क्या मिलेगा, एस्टर्स मिलेंगे, फरोइंग मिलेगी, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ में मिलेगा, बॉडी टिश्यूज में मिलता है। स्पिंडल फाइबर्स इसमें मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स मूव करेंगे, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या क्या होता है, एनिमल सेल में होगा आपका ए फॉर एस्टर। इसमें क्या होगा, फरोइंग होगी, फरोइंग होगी, ज्यादातर टिश्यूज में मिलेगा। और स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स हो गए वहां पे मिलेगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो एस्टर्स की हेल्प से फॉर्म होंगे। लेकिन वही चीज हम प्लांट सेल्स में अगर देखें, प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में एस्टर जो है नहीं होगा, प्लांट सेल में एस्टर जो है वो नहीं होगा, फॉरविंग जो है नहीं होगी। यहाँ पे क्या बनेगा, सेल प्लेट बनेगा। ये याद रखो, प्लेट किस में, जो घास फूस होती है अपना खाना वाना खाते हो किस में खाते हो, प्लेट में खाते हो ना। वैसे याद रख लो, प्लांट में क्या मिलेगा, सेल प्लेट मिल जाएगी। तो ये याद रहेगा, फरोइंग जो है एनिमल में, देखो ए फॉर एस्टर, फरोइंग एनिमल में हो गई, ठीक है। अब एस्टर जो है वो प्लांट में मिलेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर ए है नहीं, ठीक है। एस्टर ए फॉर एनिमल, तो एस्टर एनिमल में तो है लेकिन प्लांट में नहीं है। फरोइंग जो है वो एनिमल में है, उसकी जगह पे प्लांट में क्या है, सेल प्लेट है, ठीक है। और ये ज्यादातर टिश्यूज में मिलेगा, मोस्ट टिश्यूज बॉडी टिश्यूज में मिलेगा। हमेशा हमारे शरीर के ऊपर ये सब जो भी है सब हर जगह माइटोसिस हो रही है। लेकिन प्लांट में क्या होगा, प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जो ग्रोथ वाले टिश्यूज हैं, जो ऊपर शूट हो गया नीचे रूट हो गया, अगर इतना नहीं पता कोई बात नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज याद रखिए। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, जो चीज बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में याद रखना है कि RRR नहीं है, RRG है, ठीक है। तो मतलब रिपेयर, रिप्लेसमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। रिपेयर रिप्लेसमेंट होगा, ग्रोथ होगा। रिपेयर कहाँ होगा, कहीं बॉडी टिश्यू डैमेज हो गया तो वहां पे क्या होगा, मान लो आपके कहीं चोट लग गई तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके रिपेयर कैसे होगा, वो आपकी माइटोसिस के थ्रू हो जाएगा। रिप्लेसमेंट हो गया, कहीं पे नई किसी दूसरे सेल को रिप्लेस करना है, वहां पे हो जाएगा। ग्रोथ होगा, आपकी हाइट बढ़ रही है तो उसमें क्या होगा, आपका माइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल ग्रोथ होगा, एसेक्सुअल ग्रोथ किधर, जैसे हम अमीबा ले लो, पैरामीशियम ले लो, इन सब में क्या होगा, एसेक्सुअल ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा है, माइटोसिस की वजह से हो रहा है। और सेम नंबर इसमें और क्या होता है, इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। मियोसिस, मियोसिस में क्या, मियाओ, मियाओ मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब आधा होगा। इसमें क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो हैप्लॉइड कहाँ पे होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो भी होगा वो आपका हैप्लॉइड होगा। इसमें एक नॉर्मल सा अंडरस्टैंडिंग कर लो कि होता क्या है कि देखो हमारे नॉर्मल बॉडी में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या है, एक मेल इन्वॉल्व होगी, एक फीमेल इन्वॉल्व होगी। तो अगर हम इस तरीके से अगर नॉर्मल सोचो, अगर नॉर्मल बॉडी ही वो कर दी, नॉर्मल बॉडी 2n इससे लिया, फीमेल से जो क्या है आपने 2n लिया, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, 4n हो गया ना। 4n हो गया तो मतलब बच्चा जो है वो अलग अलग स्पीशीज का पैदा होगा, अगर ऐसा मियोसिस नहीं हुआ। अब सोच रहे हो, अगर 2n हमने इससे ले लिया, 2n उससे ले लिया, तो पता नहीं कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते जाएंगे। लेकिन नेचर ने सोचा चलो अच्छा ऐसा एक काम करते हैं, हम गोनाड्स में जो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वहां पे जो प्रोड्यूशन हो रहा है उसी में हम आधा कर दें पहले से, तो मिलके तो फिर डबल ही रह जाएंगे। फिर ऐसा तो नहीं है कोई नई स्पीशीज फिर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, तो जो
आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसमें क्या क्या NN हो जाता है, NN अल्टीमेटली 2N बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर 11th में समझना। तो ये कहाँ कहाँ मियोसिस हो रहा है, स्पर्म्स एंड ओवा में होगा और एंथर्स एंड ओवरी। एंथर्स एंड ओवरी कहाँ मिलता है, ओवरी आपका, एंथर्स एंड ओवरी, एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है, किस में, प्लांट में। ओवरी किस में है, प्लांट में, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इतना याद रख रहे हो तो बहुत याद है। ठीक है, आगे चलते हैं। Genes. What are genes? Genes are specific sequences of nucleotides on a chromosome that encode particular protein. तो क्या है ये जो हो आपका, ये ये आपका क्रोमोसोम था। ठीक है, क्रोमोसोम्स में इसको अगर हमने मैग्नीफाई किया तो उसमें क्या पाया कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अरे वही बीएसपी, बेस शुगर फॉस्फेट। ठीक है, बीएसपी, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। तो ये क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम एंड इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन्स which are expressed in the form of some particular feature of the body. तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड, देखो जीन्स क्या है, जीन्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, इतना याद रख लो, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऐसा वैसा कोई सीक्वेंस नहीं, एक के बाद एक कोई सीक्वेंस नहीं, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ऑन अ क्रोमोसोम दैट इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन्स, एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स जो है उसको इनकोड करेगा, which are expressed on some particular feature of the body. They are the units of heredity which are transferred from parents to offspring and responsible for some specific characters in the offspring. ठीक है, मतलब ये प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटीन ही तो हमारे हट सब कुछ बनाने के बाहर काम आती है। ठीक है, तो यही तो चीज, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यही तो चीज है जो हमारे एक पेरेंट से जो है वो बच्चों में जाएगी। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पे आ जाते हैं। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में मियाओ बोला था ना, आधा हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है ना। तो मियोसिस को कैसे याद रख सकते हैं, HMC, हरियाणा मेडिकल काउंसिल याद रख लो। माइटोसिस में क्या था, RR नहीं, RRG। ठीक है ना, RRG था, रिपेयर रिप्लेसमेंट ग्रोथ। अब यहाँ पे मियोसिस में क्या है, हाफ क्रोमोसोम नंबर हो गया, मिक्सिंग ऑफ जीन्स हो गया और क्रॉसिंग ओवर हो गया। मिक्सिंग ऑफ जीन्स के दो तरीके हैं, क्या क्या, तो जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं, मैटरनल पैटर्नल क्या है, मैटरनल माँ से, पैटर्नल पा से। पा मतलब भी बताना पड़ेगा, पापा, फादर, मैटरनल माँ से, मदर। ये दोनों क्या होंगे, मिक्सअप होंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन एज दे सेपरेट फ्रॉम होमोलोगस पेयर। अगर होमोलोगस पेयर से अलग होंगे तो उस समय जब वो आपस में मिक्सअप हो रहा है तो उस समय इनका मिक्सिंग ऑफ जीन्स होगा। और दूसरी वक्त कब है, जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। उसमें क्या होता है कि आपस में दोनों क्रोमोसोम्स आ गए, आपस में नजदीक नजदीक आ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्या होगा, अब इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिल गए। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है कि ये मान लो दो DNA, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपस में दोनों का एक दूसरे से आके, 9 लड़के दोनों आपस में आके यहाँ पे एक दूसरे का क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर नाम में ही है क्रॉसिंग ओवर। आप देखते हो एक दूसरे की क्रॉसिंग होती है, रेलवे में देखा है इस तरह क्रॉसिंग हो जाती है। ठीक है, ट्रेन एक दूसरे तरफ क्रॉसिंग करती रहती है। ठीक है, तो क्रॉसिंग कर रही है तो उसमें क्या होगा फिर, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो कैसा कुछ बनेगा DNA, यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा इसका, लेकिन ये हरा वाला पोर्शन अपने अंदर ले लेगा और यहाँ पर इस वाले में क्या रहेगा, इसमें पूरा सेम रहेगा लेकिन फिर लाल वाला पोर्शन अपने अंदर ले लेगा। तो ये क्या हो गया, तो जो ओरिजिनली यहाँ था वो इसके में चला गया, जो ओरिजिनली यहाँ था वो इसके में चला गया, तो हो गया ना, एक में दूसरा जा रहा है तो क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसी को बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसमें जो काइजमा होता है वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, काइजमा जो है यहाँ पे, अच्छा ठीक है,
जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो क्रॉसिंग ओवर जहां से हो रहा है, जो पॉइंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? काइज़मा बोलेंगे, ठीक है। जो कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, आप पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब आते हैं माइटोसिस और मियोसिस में बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो हमें पहले माइटोसिस और मियोसिस में अगर बीच में डिफरेंस याद रखना है तो पहले याद रख लो 3W होते हैं, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है। फिर 3 नंबर्स हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है, तो एक बार हम आप लोगों को काइज़मा के बारे में एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन बता देते हैं, ठीक है ना। काइज़मा क्या होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। देखो याद रखो, काइज़मा याद रखना है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एट एनएसएचसी। एनएसएचसी क्या हो गया? नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। एनएसएचसी क्या है? नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्या, काइज़मा क्या है? काइज़मा इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एट एनएसएचसी, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन नॉन, ठीक है। एक वैसे बगल में प्यारा सा डायग्राम बना देंगे बुक से देख के, वही आपका बन जाएगा काइज़मा और पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फिर उसके बाद होता है पॉइंट ऑफ काइज़मा हो जाएगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? अब यही जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, जो प्रोसेस जो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोल देते हैं। जो प्रोसेस है पूरा, जो काइज़मा फॉर्म हो रहा है, उसमें फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको क्या बोल देंगे? एनएसएचसी के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो एनएसएचसी है उसमें जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो हो रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? क्रॉसिंग ओवर। तो दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन दी ऑफस्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग, हो गया, ठीक है। तो अब ये सिग्निफिकेंस आप ये समझ लो कि जो क्रॉसिंग, जो पूरा अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और ये सब, इसमें अल्टीमेटली क्या, मिक्सिंग ऑफ जीन्स हो रहे हैं। अब एक से जीन्स दूसरे के साथ, जीन्स के साथ मिक्सअप होंगे तो पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इनन्यूमरेबल वेरिएशन इन दी प्रोजेनी। तो इसीलिए आप लोग देखते हो कि सेम पेरेंट के आप लोग भी, आपके भाई बहन भी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट दिखते हो, यही कारण है, ठीक है। इतना सब नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझ गया हो, पहले आगे इंटरेस्ट होता था, आप लोग पहले समझ लिए होते इस एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर अभी तक आप ये समझ रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट नहीं था इस सब्जेक्ट में, या टाइम नहीं मिला पढ़ने का, जो भी है। तो जितना भी बता रहे हैं उतना बस रट लो किसी तरीके से। एग्जाम में, बोर्ड में मार्क्स स्कोर करना वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, फिर एग्जाम्स के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ना वो एक अलग स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। वो हम आगे अब से जब भी पढ़ाएंगे या आप पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे हम लोग, तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तीन देखो, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में अगर देखो जनरली क्या होता है, एग्जाम में क्या आएगा? डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो उसके बाद उसमें क्या करना है आपको? उसमें बस आपको हेडिंग देखनी है कि आप हेडिंग याद करके जाओ, और आपको हेडिंग याद आ गई तो आप अपने आप उसमें लिख लोगे। इतना तो पढ़े हो, इतना साल भर सुन रहे हो ना कि क्या क्या चीज हो रही है। तो सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस में 3 W's हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है। व्हाट पर, व्हाट किस लिए हो रहा है, तो हमने आपको बताया था आरआर नहीं, आरआरजी, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ग्रोथ, ठीक है। मियोसिस किस लिए हो रहा है, आपको बताया था कि वो
स्पीशीज बदल जाएगी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए क्या हो रहा है, फॉर रिप्रोडक्टिव सेल्स हो रहा है। वेयर कहाँ होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका सोमैटिक वेजिटेटिव सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में। ये आपके कहाँ होंगे, सॉरी, जो आपका, कट कट कट, तो बात है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस आपको कैसे याद रखना है, व्हाट वेयर व्हेन, ठीक है। पहला तीन देखो बहुत सिंपल है, 3W3N, ठीक है, और आइडेंटिटी 3W3N एंड देन आइडेंटिटी, यही आपका डिफरेंस बता देगा माइटोसिस और मियोसिस में। आपकी टेबल याद हो जाएगी कैसे, 3W क्या है, व्हाट वेयर व्हेन, ठीक है। व्हाट क्या है, RRG, मतलब रिपेयर रिप्लेसमेंट ग्रोथ। माइटोसिस किस लिए हो रहा है, रिपेयर रिप्लेसमेंट ग्रोथ के लिए हो रहा है। मियोसिस किस लिए हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए हो रहा है। कहाँ होता है, सोमैटिक सेल्स। हमारी नॉर्मल जो सेल्स हैं वो क्या है, देखो सेल्स दो तरह की हैं, सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ होंगे, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आप लोगों को बताने की जरूरत है, आप लोगों को पता ही होगा कहाँ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पे जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी। उसके अलावा जहां भी सेल्स जो भी हैं वो क्या होंगी, सोमैटिक सेल्स होंगी। तो ये आपका कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, सोमैटिक सेल्स हर जगह है। जहां पे रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है वहां सोमैटिक सेल्स है। मियोसिस कहाँ हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैंने आपको पहले बता रखा है। अभी भी कब होगा माइटोसिस, पूरी लाइफ जिंदगी भर चलता रहेगा। अब भाई हमारी स्किन है यहाँ पे रूखी सूखी हो जाती है तो टूटता रहता है ना, जिंदगी भर चल रहा है। लेकिन मियोसिस ऐसा नहीं है, बूढ़े आदमी के लिए वो रिप्रोडक्शन के लिए क्यों अपना वो गेमिट्स बनाएगा, क्यों उधर अपनी एनर्जी का खर्चा करेगा, क्यों फालतू का उधर काम करेगा जब उसको लाइफ में उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज में ही आपका मियोसिस मिलेगा। फिर अब आते हैं नंबर, नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर का क्या है, नंबर आपका 3 स्टेप पे है, ठीक है। नंबर आपका 3 स्टेप पे है, क्या क्या, कि पहले तो कितने डॉटर सेल्स बन, अल्टीमेटली कितने लोग डिवाइड होके बनेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली कितने लोग डिवाइड होके बनेंगे, तो माइटोसिस में क्या है, सिर्फ 2 बनेंगे। मियोसिस में कितने, 4 बनेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे आते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हमारे जो है अंदर होते हैं, तो इसमें क्या होगा, फुल सेट 2n होता है, ठीक है। तभी तो हम बोले डिप्लॉयड होंगे। और इसमें गैमीट में कितने होंगे, हाफ होंगे। या फिर मियोसिस में कितने होंगे, हाफ होंगे, हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन का क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन जो आपका माइटोसिस में वो सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन है, तो उसमें मियोसिस में 2 न्यूक्लियर डिवीजन है। जो माइटोसिस है उसमें सिर्फ 1 न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, जो मियोसिस है उसमें 2 न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और आइडेंटिटी एकदम आइडेंटिकल है, माइटोसिस में और मियोसिस में आइडेंटिटी बदलती बदलती रहती है। तभी तो क्रॉसिंग ओवर का इसमें आपको बताया गया, हरियाणा मेडिकल काउंसिल ऐसे नहीं बता दिया गया, ठीक है। उसको वैसे याद रखना है, मिक्सिंग ऑफ जीन्स क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है।